आप जनता को राजी रखना तो उस टाइम भी जरूरी था, वरना जनता कोई भाग विद्रोह कर देगा, आपको टैक्स देने से मना कर देगा, तो क्या करोगे आप? और धीरे धीरे विद्रोह की भावनाएं सब तरफ फैल जाएगी, इसलिए लोगों को राजी रखना जरूरी है। इसलिए अशोक कह रहा है, अरे भाई साहब मैं सेम भाई साहब, मैं तो खुद ही 7 किताबें पढ़ रही है, देख लो सिलेबस पूरा बता देता हूँ, पूछ लो कोई सवाल पूछ लो, बोले आप और मैं सेम बंदे हैं। और अशोक इस मामले में तो महाचालू आदमी है। उस समय जो यूनानी साम्राज्य हुआ करता, ग्रीस एम्पायर जो हुआ करता, वहां का एक छोटा सा प्रांत मैसिडोनिया का सिकंदर था। और उस युवा राजा के मन में आया कि क्यों ना मैं पूरी धरती पे कब्जा कर लूं, पूरी दुनिया पे कब्जा कर लूं। पर उन लोगों के हिसाब से दुनिया केवल एशिया, यूरोप, अफ्रीका ही थी। तब तक अमेरिका की खोज हुई नहीं थी, वो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते नहीं थे। तो उनको लगा दुनिया इतनी तो है, कब्जा कर लेते हैं। तो उसको लगा मैं यूनान से निकलूंगा, यूनान से निकल के मैं जाऊंगा मिस्र। कहां पे जाऊंगा? अफ्रीका आ गया। मिस्र से निकल के मैं जाऊंगा सेंट्रल एशिया, ये अरब वाले देश है, तो एशिया आ गया। यहां से निकल के मैं जाऊंगा आगे इंडिया, इंडिया से मैं आगे आ जाऊंगा रसिया, और रसिया से मैं सीधा सीधा आ जाऊंगा यूनान। वो चाइना के बारे में नहीं जानते थे, उनको ये नहीं पता था इंडिया और रसिया के बीच में एक देश और आएगा, और वो देश कौन सा आएगा? चाइना। तो उनको लगा, और रसिया यूरोप में, यूनान भी कहां पे? यूरोप। तो उसको लगा मैं यूरोप से चलूंगा, यूरोप से अफ्रीका घुसूंगा, अफ्रीका से एशिया, एशिया से वापस रसिया, रसिया से वापस कहां जाऊंगा? तो पूरी दुनिया घूम गया, पूरी दुनिया घूम गया तो मैं पूरी दुनिया को जीत लूंगा, विश्व विजेता हो जाऊंगा। सिकंदर निकला यूनान से, यूनान वाले उसने यूरोप वाले जो छोटे छोटे राज्य थे वो जीते, अफ्रीका की तरफ आया, मिस्र और उसके आसपास के जो राज्य थे वो जीते, सेंट्रल एशिया में आया, जो राज्य थे वो जीते, और यहां पर बड़ा स्मूथली जीत रहा है, आराम से। जो सामने आ रहा है वो सरेंडर करेंगे, भाई साहब लड़ना ही नहीं, तू कहेगा वैसे कर लेंगे। अब वो घुसा अपने इंडिया की तरफ, अफगानिस्तान घुसा। किधर घुसा वो? हिंदू कुश की पहाड़ियां क्रॉस की उसने, और जैसे अफगानिस्तान घुसा, अब उसकी लड़ाइयां होने लगी। अब तक वाले लड़ ही नहीं रहे थे उससे, अब उससे लड़ाइयां शुरू हुई। हाँ जीत रहा है वो अब भी, पर उसको जोर आ रहा है। वो अफगानिस्तान जीता, अफगानिस्तान जीत के उसने पाकिस्तान जीता, पाकिस्तान जीत के वो इंडिया वाले पंजाब की तरफ घुसा। इंडिया वाले पंजाब में अपने नदी एक व्यास, कौन सी नदी है? और व्यास नदी तक आते उसके सैनिकों ने मना कर दिया, उसके सैनिकों ने कहा आगे नहीं जाएंगे। कारण कि एक तो उसके सैनिकों को यह पता चला कि अपने यहां पहुंचे हैं, और यहां तक तो इंडिया ही है। तो उनका अभी तो भारत शुरू है, और इससे आगे डबल पड़ा है चाइना, और इससे ट्रिपल पड़ा है को रसिया। भाई साहब अभी तक कुछ जीत के नहीं है, आगे है सब कुछ। दूसरा, जब अफगानिस्तान में घुसने के बाद उनको ये जो पूरा भाग था, पाकिस्तान वाला भाग और अफगानिस्तान वाला भाग, इसमें मर रहे थे वो। जैसे इंडिया की तरफ घुसे गर्मी शुरू हो गई, इसलिए जलवायु उनके लिए भयानक होती जा रही थी, क्लाइमेट सूट नहीं कर रही, मर रहे हैं वो लोग, दूरी बहुत ज्यादा है, सामना करना पड़ रहा है। उसके सैनिकों ने सिकंदर का या तो वापस चल वरना तेरी टांगे तोड़ेंगे हम। सिकंदर को मारने की धमकी दी, इसलिए सिकंदर यहां से व्यास नदी से वापस चला गया। व्यास नदी से आगे वो आया नहीं। पर इस दौरान पंजाब में अपनी कुछ जातियों से हारती है, मालव, सिवी, अर्जुनैन, और वो हार के कहां गए? जब वो वापस जा रहा था तो अब जो इलाका उसने जीत लिया उसका क्या करे? तो उसने एक काम किया कि मान लो उसने पंजाब में एक किसी राजा को हराया, अपने एक राजा को हराया था उसने, पोरस। किस राजा को? और वो पोरस से बड़ा राजीवार, उसने कहा पोरस तू रख ले, वापस तू रख ले, पर तू मेरे अंडर है, ध्यान रखना, तू रख इसको। पोरस ने कहा ठीक। यहां उसने किसी एक राजा को हराया था, आंभी। कौन से राजा को? उसने आंभी को, आंभी तू रख, मेरी तरफ से तू संभाल इसको। कुल मिला के उसने अपना जो पाकिस्तान वाला हिस्सा था ये लगभग अपने वाले लोगों को वापस दे दिया, अपने अंडर में करके उसने वापस दे दिया। पर अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा और अफगानिस्तान से आगे वाला जो हिस्सा है ये उसने अपने लोगों को वापस नहीं दिया, खुद के लोगों को वापस दिया, जो उसके खुद के सेनापति थे उनको दिया। तो अफगानिस्तान वाला कुछ इलाका और ईरान वाला कुछ इलाका था, उसने अपने एक सेनापति को दिया, उस सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। क्या नाम था? फिर ऐसे ऐसे आगे, अफगानिस्तान से आगे सेंट्रल एशिया वाला, मिस्र वाला, ये सबको अलग अलग वो देता चला गया। किधर गया, कैसे आएगा? वापस उनको देते हुए चला गया। बीच के अंदर वो, या मेसोपोटामिया की तरफ इधर से जब निकल रहा था, बीच में खुद ही मरमुरा गया, खुद ही मर गया, तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। अब वो जब खुद ही मर गया तो ये बाकी वाले जो थे ये अपने अपने राजा बन गए, अब वापस उसकी बातें मानने की आवश्यकता नहीं। तो अब इस अफगानिस्तान और जो आगे वाला भाग था इसका राजा कौन बन गया? सेल्यूकस निकेटर के दिमाग में आया कि यार सिकंदर ने तो आगे बढ़ने का प्रयास नहीं किया, सिकंदर व्यास से वापस आ गया था, क्यों ना मैं ट्राई करूं, मैं चला जाऊं। फिर सेल्यूकस निकेटर के दिमाग में एक बात और थी, यहां पर अपने पाटलिपुत्र में चेंज हो रहा था सिस्टम। पाटलिपुत्र में जब सिकंदर आया तब राजा था धनानंद। कौन था? और यहां पर अब धनानंद को चेंज करके आ रहा था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन आ रहा था? उसको लगा राज्य भी चेंज हुआ, नया नया राजा बना है, क्या पता इधर अटैक करे, इस बार थोड़ा मामला सेट बढ़ जाए। इसलिए सेल्यूकस निकेटर वापस भारत की तरफ आक्रमण कर देता है। सेल्यूकस निकेटर जब आक्रमण करता है, चंद्रगुप्त मौर्य जाता है,
न केवल सेल्यूकस निकेटर को हराता है, हराने के बाद उसको कहता है तेरी बेटी दे, रिश्तेदारी कर अपने। तो उसकी बेटी से शादी करके आता है, हेलन, क्या नाम था? पहले विदेशी बहू लाने वाला अपना कोई बंदा है तो वो कौन है? और कहा दहेज में अफगानिस्तान चाहिए। दहेज में क्या चाहिए? तो दहेज में क्या लेके आया था? तो दहेज मिले तो चंद्रगुप्त मौर्य जैसा मिले। दहेज में क्या लिया था? पूरा अफगानिस्तान। उसने कहा ये पूरा दो, अफगानिस्तान वाला इलाका दो। तो अब अफगानिस्तान तक वापस हमारी बाउंड्री, हिंदू कुश से वापस हमारी बाउंड्री शुरू हो जाती है यहां तक। कुल मिला के इन यूनानियों को, जो सेल्यूकस निकेटर के नेतृत्व में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, उनको इंडिया की तरफ आने नहीं दिया, उनको यहां से वापस भगा देता है। अब वो सेल्यूकस निकेटर यहां रह गए, अफगानिस्तान के इधर वाले भाग में रह गए, यहां बैठे। अब उसका बेटा, पोता, पड़पोता, सड़पोता यूनानी इधर राज कर रहे हैं, इधर अपने चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे, पोते, पड़पोते, सड़पोते आ रहे हैं। अशोक के बाद वाले राजाओं ने लड़ाइयां बंद कर दी। अशोक शक्तिशाली है, डरा धमका के फिर भी टैक्स ले रहा है, पर राजतंत्र तभी तक चलेंगे जब युद्ध है। और राजतंत्र छोड़िए, मत कहूंगा लोकतंत्र भी तभी तक ही चलेगा जब तक क्या है? युद्ध शांति का हथियार है। आप नहीं लड़ोगे, कोई और लड़ेगा। कई बार जब कोई लोग बात करते हैं प्लीज हमें युद्ध नहीं करने चाहिए, हमें शांति की नीति का पालन करना चाहिए, मुझे बड़े क्यूट लगते हैं। इनके गाल खींच लिए जाएं सबके, टावरों जैसी बात करते हो यार। तुम लड़ाई बंद करोगे, तुमने कहा हम युद्ध नहीं करेंगे, पाकिस्तान थोड़ी बंद कर रहा है। तुम कह के देखो देखे कि कश्मीर से सेना हटा लेते हैं, हमें युद्ध नहीं करते, पाकिस्तान शाम से पहले कब्जा नहीं करे। तो आप और मैं शांतिपूर्ण तरीके से 7 बजे यहां पर आके बैठते हैं, मैं शाम को 7 बजे आराम से चला जाता हूं, आप आराम से मार्केट चले जाते हैं। उसका एकमात्र कारण है कि आपका और मेरा कोई एक भाई कश्मीर की किसी बाउंड्री पर 24 घंटे खड़ा है। जिस दिन वहां पे खड़ा होना बंद हो जाएगा उस दिन हम सबका जीना आराम है। क्यों खड़ा है? क्योंकि युद्ध कर रहा है वहां पे, इसलिए युद्ध जरूरी है। बिना युद्धों के पार नहीं पड़े। अपने राजस्थानी साहित्य में लिखा हुआ है कि डांगर न घिरे दकालियां से लाठियां खेत उखाड़ी जाए। यदि खेत में पशु घुसे, किसान पे लठ लेके दूर से डराता है उनको, यदि भाग जाए तो ठीक है, वरना लठ मारता है। पशु जब बिना लठ मारे नहीं निकले तो मनुष्य तो और दिमाग वाला है, वो तो क्यों ही निकलने का प्रयास करेगा, वो तो साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत आप पे कब्जा करना चाहेगा। और अशोक के बाद में जैसे लड़ाइयां बंद हुई तो कुछ राजाओं ने, जब तक शक्तिशाली राजा रहे तब तक ठीक ठाक मेंटेन करा। अब जो इधर जो बैठे हुए थे, जो यूनानी बैठे हुए थे, उन यूनानियों को पता चला कि अच्छा इतने दिन अपने चुपचाप इसलिए बैठे थे क्योंकि इनसे डर लगता था, पर इन्होंने तो लड़ाई बंद कर दी। अब इनका अंदर चलो। अब यूनानी इंडिया की तरफ आने लग गए। वे यूनानी जो इंडिया की तरफ आने लग गए उनको हम एक नाम देते हैं इंडो ग्रीक। क्या नाम देते हैं? वे ग्रीक जो इंडिया आ गए थे वो क्या कहलाए? और अब वो इंडो ग्रीक आगे आने लग गए। वो आगे आने लग गए, वो लूटने लग गए, वो यहां पे कोई तोड़ाफोड़ी करने लग गए। इन्हीं दिनों यहां पर पाटलिपुत्र में एक राजा बना हुआ, उसका नाम है बृहदर्थ। क्या नाम है? और बृहदर्थ के सेनापति ने एक दिन बृहदर्थ को सेना के सामने बुलाया, पूरी सेना खड़ी और बृहदर्थ को कहा कि राजन बृहदर्थ, हमारी उत्तरी पश्चिमी सीमा पर, हमारी हिंदू कुश की पहाड़ियों पर दुश्मनों ने कब्जा करना शुरू कर दिया है। दुश्मन गाहे बगाए वहां से अंदर घुस जाते हैं, हमारे पवित्र स्थलों को वो लोग तोड़ रहे हैं, हमारे व्यापार को वो लोग लूट रहे हैं, हमारी महिलाओं बच्चों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए राजन आज्ञा दीजिए, आपकी सेना, अक्षोहिणी सेना आपके सामने खड़ी है, जाएंगे, जाके उन विधर्मियों को हम बताएंगे, मल्लेच्छों को हम बताएंगे क्या कर सकते हैं। बृहदर्थ ने कहा ना, प्लीज एक लेटर लिखो उनको, और लेटर लिख के कहो कि हम शांति की नीति का पालन करते हैं, तो तुम्हें भी शांति की नीति का पालन करना चाहिए और हम युद्ध करना। सेनापति ने पुनः कहा कि राजन, लव लेटर से वो लोग मानते हैं जिनका शांति में विश्वास होता है, सामने वाली पार्टी का शांति में कोई विश्वास है, इसलिए प्लीज युद्ध करने चाहिए। बृहदर्थ ने कहा कि नहीं सेनापति, तुम ज्यादा जानते हो, मैं ज्यादा जानता हूं, और बकवास करता है, मैं जीता कर रहा हूं, लेटर लिखो उनको। सेनापति ने उस राजा को सेना के सामने काट के फेंक दिया। उस सेनापति का नाम था पुष्यमित्र संग। क्या नाम था? और पूरी सेना ने नारे लगा दिए, अमरेंद्र बाहुबली जिंदाबाद। अब एक नया राजा बन रहा था हमारा, उस राजा का नाम क्या था? पुष्यमित्र संग। मौर्य काल समाप्त हो रहा था, यहां से एक नया वंश अस्तित्व में आ रहा था, संग। कौन सा वंश आ रहा था? अब उस राजा ने, पुष्यमित्र संग ने करवाया अश्वमेध यज्ञ। क्या करवाया? जहां जहां तक घोड़ा जाएगा जमीन हमारी है। घोड़ा उधर गया पाकिस्तान साइड में, इंडो ग्रीक बैठे, इंडो ग्रीक ने घोड़े को पुनः पकड़ा। पुष्यमित्र संग का पोता लड़ने के लिए जाता है, वसुमित्र। कौन जाता है? इंडो ग्रीक्स को हराता है, उनको सीमाओं से बाहर निकालता है, घोड़े को लेकर आता है। भारत की सीमाएं एक बार पुनः हिंदू कुश की पहाड़ियों को छू रही थी। तो सुंग वापस जाके उसको स्टैब्लिश करते हैं। बीच में मौर्यों के टाइम में ढांचा गड़बड़ हो गया था, पर सुंग स्थायी नहीं रह पाए, सुंग लंबे टाइम तक नहीं रह पाए। सुंगों को हटा के आगे कण्व। कौन आगे? कण्वों को हटा के आगे सातवाहन। कौन आगे?
और जब ये प्रक्रिया हिल रही है तो उस वाले साइड में पुष्यमित्र शुंग ने वापस भगाया, लेकिन थोड़े दिनों बाद वापस आ गए। उस साइड में आ गए इंडो ग्रीक, कुछ दिनों में मौके का फायदा उठा के उस साइड में आ गए शक। कौन आ गए? उस साइड में मौके का फायदा उठा के आ गए कुषाण। कौन आ गए? तो उत्तर पश्चिम में आए हुए इंडो ग्रीक, उत्तर पश्चिम में आए हुए शक, उत्तर पश्चिम में आए हुए कुषाण। अपने इधर नॉर्थ के अंदर क्या चल रहा है? अपने आ रहे हैं सुंग, सुंग के बाद आगे कण्व, कण्वों के बाद आगे सातवां। साउथ इंडिया अलग ही खेल रहा है अपना। साउथ इंडिया में चेर, चोल, पांडे। कौन आ रहे हैं? पूरा भारत विखंडित है, पूरा भारत डिसइंटीग्रेटेड है, किसी एक राजा के कब्जे में भारत नहीं है। अतः न हम उसको सुंग काल कह सकते हैं, न उसको हम सातवाहन काल कह सकते हैं, न उसको इंडो ग्रीक काल कह सकते हैं। हम कहते हैं ये वो काल है जब मौर्यों के बाद भारत टूट गया था, मौर्यों के बाद। इसलिए अशोक कहता है बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। अशोक भी बैराट वाले बौद्धों को राजी करना चाहता है। अशोक बैराट वाले बौद्धों को कहना चाहता है मैं और तुम सेम हो, मैं भी तुम्हारी तरह भगवान बुद्ध को मानता हूं, संघ को मानता हूं। और किसको मानता हूं? ये ठीक वैसा है कि मोदी जी पंजाब जाते हैं तब कहते हैं सत श्री अकाल भाइयों और बहनों, मेरा सिखों से बहुत पुराना नाता है। मोदी जी साउथ इंडिया जाते तब कहते हैं वणकम मित्रों, पांडिचेरी से तो मेरा और पुराना नाता रहा है। राजा सारे ऐसे ही होते हैं, ये मोदी जी की बात नहीं है। राजा हमेशा अपनी जनता से किसी ना किसी बात को लेकर अपना लगाव प्रदर्शित करने का प्रयास करेगा। ये अशोक कर रहा है यहाँ पे। वरना बैराट के अलावा बाकी अभिलेख में तो उसने नहीं कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, क्योंकि यहाँ बैराट में बौद्ध रहते हैं, उनके वोट लेने हैं। आज वोट है, उस समय टैक्स था। आप जनता को राजी रखना तो उस टाइम भी जरूरी था, वरना जनता कोई भाग विद्रोह कर देगा, आपको टैक्स देने से मना कर देगा, तो क्या करोगे आप? और धीरे धीरे विद्रोह की भावनाएं सब तरफ फैल जाएगी। इसलिए लोगों को राजी रखना जरूरी है। इसलिए अशोक कह रहा है यार एक भाई साहब, मैं सेम भाई साहब, मैं तो खुद 7 किताबें पढ़ रही है, देख लो सिलेबस पूरा बता देता हूँ, पूछ लो कोई सवाल पूछ लो, बोले आप और मैं सेम बंदे हैं। और अशोक इस मामले में तो महाचालू आदमी है, अपने नेता तो अशोक के सामने कुछ लगते ही नहीं है। अशोक ने राजा बनने के 8वें साल, राजा बनने कितने साल? कलिंग पर आक्रमण कर दिया था। जानते हो आप सारे? राजा बनने कितने साल बाद? 8वें साल। कहां पर आक्रमण किया? कलिंग मतलब उड़ीसा। वो बिहार का राजा, मगध, मगध क्या है? बिहार, बिहार के जस्ट पास में उड़ीसा। तो उसने कहां पर आक्रमण कर दिया? उड़ीसा। उड़ीसा क्या बोलते हैं? कलिंग। 1 लाख लोग मारे, 1.5 लाख लोग गिरफ्तार किए। कितने मारे, कितने गिरफ्तार किए? और उसके बाद उसको लगा रहे यार कितना बुरा किया, पता नहीं कितने बच्चे यतीम अनाथ हो गए होंगे, कितनी महिलाएं हैं जिनके घर का सुहाग उजड़ गया होगा, कितने माँ बाप है जिनके घर का एकमात्र सहारा चला गया होगा, कितने बच्चे हैं जिनके माँ बाप एक्सपायर हो गए होंगे इसके अंदर, और आज के बाद में कोई भी युद्ध करूंगा नहीं। और हम कहते हैं अशोक ने उसके बाद युद्ध नीति छोड़ दी और धम्म नीति अपनी, मैं धर्म के कर्तव्य के मार्ग पे चलूंगा, आज के बाद में युद्ध के मार्ग पे चलूंगा। और अशोक ने अपने अभिलेख लगवाने शुरू किए। क्या लगवाने शुरू किए? अशोक के जो बड़े अभिलेख मिले उनमें 14 पैराग्राफ है। कितने कितने पैराग्राफ है? कितने लेख लिखे हुए? 14। कितने लेख लिखे हुए? 14 लेख लिखे हुए। 14 लेख में जो 13वां लेख है अशोक का, उसने जगह जगह लिखवाया, उसको लिखवाता है मैंने मेरे राजा बनने के 8वें साल कलिंग पर आक्रमण किया, 1 लाख लोग मारे तथा 1.5 लाख लोगों को गिरफ्तार। सब जगह लगवाया। अफगानिस्तान में भी लिखवाता है, पाकिस्तान में लिखवाता है, गुजरात में लिखवाता है, सब जगह लिखवाता है। शासन काल के 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण से 1 लाख लोग मारे और 1.5 लाख लोग, उसके बाद मैंने युद्ध करने बंद कर दिए। पर अफगानिस्तान वालों को क्यों बता रहा है तू कि मैंने 1 लाख लोग मारे, 1.5 लाख लोग? कि अफगानिस्तान वालों को कहना चाहता है कि हथियार रखे हैं, चलाना नहीं भूला। यदि किसी ने पंगा लिया ना, मैं उल्टा लटका के बास्ते लगा दूंगा नीचे, चुपचाप टैक्स दे देना रे। लोग अशोक कहते हैं मुझे कलिंग वालों को जाके पूछ लेना मैं क्या चीज हूं क्या चीज नहीं हूं। जगह जगह उसने लोगों को एहसास कराया तुम यूं हल्के मत लेना कि लड़ाइयां बंद कर दिए। पर उसी अशोक ने अपना वो सेम पिलर जब उड़ीसा में लगवाया तो वो लाइन गायब कर दी। उड़ीसा के अंदर जो वो जो 13वीं लाइन उसकी लिखी हुई है, वो जो लाइन है वो उसने लिखी है, कलिंग की जनता मेरी संतान के समान है। मैं मेरे अधिकारियों को कहना चाहता हूं कि जनता का समय समय पर ध्यान दे। वो बाकी पूरे राज्य में 5 साल में एक बार तो पक्का जाए, पर चूंकि कलिंग मेरी संतान के समान, इसलिए यहां 3 साल में आके ध्यान दे। कलिंग के लोगों को वो कहना चाहता है कि तुम मेरे विशेष हो। अशोक समझदार है, वो जानता है कि यदि कलिंग में उसने ये लिखवाया कि मैंने 1 लाख लोग मारे और 1.5 लाख लोग गिरफ्तार किए, तो कलिंग के लोगों को शताब्दियों शताब्दियों तक याद रहेगा कि हमारे माँ बाप को मारने वाला कौन था? अशोक। वो मुझे घृणा करेंगे, इसलिए यहां पर लाइन हटाई जाए। आज के 100 साल बाद, 200 साल बाद जब ये लोग इस युद्ध को भूल जाएंगे, इस अभिलेख को पढ़ेंगे, तो ये कहेंगे कि हमारा सबसे प्रिय राजा कौन था? अशोक। इतना महाचालू आदमी है।
जब वो इतना महाचालू है इसलिए उसने बेराठ में कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम अब अपने नेता कहते हैं, अब नेता जहां भी जाते हैं वहां कहते हैं भाई साहब आप और मैं एक ही माँ के हैं, बिछड़ गए थे कुंभ के मेले में, बाकी सेम सेम। तो ये परंपरा है जी, राजाओं की पुरानी परंपरा है। अवेंसांग कहता है यहाँ बौद्धों के 8 मठ थे, इसका मतलब बौद्धों का बड़ा केंद्र है। बड़ा केंद्र है तो अशोक भी कह रहा है यार तुम और मैं सेम है, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, और तमाम ने किया है। अशोक लुम्बिनी जाता है, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था वो कौन सी जगह है, लुम्बिनी। और लुम्बिनी अशोक कहता है कि तुम भगवान बुद्ध की जन्मभूमि के लोग हो, मैं भगवान बुद्ध को मानने वाला हूं, इसलिए तुम्हारा टैक्स कम किया जाता है। बाकी जगह से टैक्स लूंगा 1/6 है, तुम्हारा टैक्स किया जाता है 1/8। वो टैक्स घटा के कम कर देता है उनका, क्योंकि वो बताना चाहता है देखो साहब अपने बीच में कुछ ना कुछ लेना देना है, मैं तुम्हारा विशेष ध्यान रखता हूं। सब जगह उसने लॉलीपॉप दिए हैं, इसलिए इतने बड़े साम्राज्य को अक्षुण्ण रखने में सफल रहा, वरना बिना लड़ाई के इतना बड़ा साम्राज्य संभाला कैसे जा सकता है। आप कभी इमेजिन कीजिए इसको, जब आप इतिहास केवल यूं पढ़ने की विषय वस्तु नहीं है, ये वो सोचने की बात है। आप कभी सोचिए यार इस बात को कि एक राजा बिहार बैठा है, पाटलिपुत्र कहां बैठा है, पाटलिपुत्र, यहां अफगानिस्तान है, यहां पर एक किसान है, उस किसान का एक खेत है, इस खेत में एक पेड़ खड़ा है, इस पेड़ की लकड़ी कौन लेगा यह तय करता है। बिहार में बैठ के एक राजा तय करता है कि अफगानिस्तान के कोने के गांव के किसान का टैक्स कितना होगा, और उतना ही मिलता है। एक बार ऐसा नहीं हुआ कि अफगानिस्तान के गांव के उस किसान का टैक्स नहीं दूंगा, वो बिहार वाले से डर रहा है। जब ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, जब कम्युनिकेशन नहीं है, फिर भी इतना शासन व्यवस्था कैसे चल रही है। ये आप वहां बैठे हुए राजा को भी लगता है अशोक से मेरा कोई ना कोई लेना देना, अपना भाई बैठा है और भाई का राज है तो अपने को ऐसा करना चाहिए। और एक आधी जगह यदि नहीं किया तो उसने कहा कि यदि किसी ने नहीं देने की कोशिश की, किसी ने फड़फड़ की, तो 13वीं लाइन पढ़ना जाके, मैंने कलिंग में क्या किया था भाई साहब, वापस आके वो का वो कर दूंगा मैं तुम्हारे। साम दाम दंड, राजनीति के लिए सब कुछ आवश्यक है, वो अशोक के सब में देखने को मिलता है। तो अवेंसांग यदि बेराठ आया है, इसका मतलब बेराठ बौद्धों का केंद्र है। हवेनसांग बेराठ के अंदर 8 बौद्ध मठ बताता है, इसका मतलब वो बौद्धों का बड़ा केंद्र है। अशोक यहाँ पर बौद्ध धर्म की तारीफें कर रहा है, इसका मतलब ये बौद्धों का बड़ा, इसलिए क्वेश्चन पूछती है आरपीएससी, राजस्थान में बौद्धों के केंद्र कौन कौन से थे, बेराठ नगरी, बेराठ और कल हमने पढ़ा, कल पढ़ा हमने कि नगरी में हमें क्या मिले। हम आगे और बौद्धों का केंद्र पढ़ेंगे कि लालसोट, कौन सा पढ़ेंगे, और मैं वहां लिखवाऊंगा आपको कि लालसोट में एक बंजारे की छतरी मिली है, और उस बंजारे की छतरी में 6 पिलर लगे हुए हैं, वो 6 के 6 पिलर किसी बौद्धों के मंदिर के हैं। वो स्तूप है कोई बौद्धों का, वो बौद्धों का स्तूप टूट गया, वो पिलर खड़े थे, किसी ने लाके छतरी में चिपकाएगा, लो रे इधर लगा दो। पर उन पिलर को देख देख लगता है कि यार एग्जैक्टली है किसी बौद्ध स्तूप के, इसका मतलब पहले यहां पर क्या रहा होगा, बौद्ध स्तूप रहा होगा। हम आगे और पढ़ेंगे कि झालावाड़ के अंदर एक जगह पड़ती है कोलवी, कौन सी जगह है, वहां पे बौद्धों की गुफाएं मिली है। हम आगे और पढ़ेंगे कि हवेनसांग गया था भीनमाल, कहां गया था, इसका मतलब वहां भी बौद्धों का लेना देना है। आरपीसी का सवाल है वो एक केंद्र कौन कौन से है जहां से बौद्धों का कुछ ना कुछ लेना देना, वो बैराठ है, वो नगरी है, वो लालसोट है, वो कौलवी है, वो भीनमाल। ऐसे कैसे चीजें बन जाती है आपकी, बोले बड़ी चीजें। 2 अभिलेख मिले अशोक के, एक मिला 37 में, एक मिला 71 में। कब कब मिले, कहां से, बैराठ, कहां से मिले, तब तो राजाओं का राज था, अपने यहां तो राजाओं का राज था। और बैराठ आता जयपुर के राजा के अंडर में, किसके राजा के अंडर में, और उन दिनों अपने जयपुर में राजा राम सिंह सेकंड, कौन राजा है, और राम सिंह सेकंड को पता चला कि अंग्रेजों को अपने बैराठ में पुरानी पुरानी चीजें मिली। अभिलेख मतलब क्या, पुराना, तो उसने कहा इसका मतलब पुराने टाइम में यहाँ पर लोग रहते थे तभी उनके पुराने अभिलेख मिले। और अपने सबके दिमाग में, अपने डोकरे जो भी है सबके दिमाग में, कि पुराने टाइम के लोग अपना धन जमीन में गाड़ के रखते थे। तो राम सिंह को भी लगा कि बैराठ के लोग भी जमीन धन, अपना जो धन है वो किसमें गाड़ के रखते होंगे, जमीन। उन्होंने कहा जमीन खोदो रे, इसलिए राम सिंह सेकंड बैराठ की खुदाई करवा गया। एक तो उत्खनन बहुत ढंग से होता है, लेयर हटाई जाती है एक एक। राम सिंह ने कहा मारो फावड़े इधर उधर, कहां कहां से निकल सकता। और भाई साहब राम सिंह ने जब खुदाई करवाई तो यहां से मिली एक सोने की संदूक, क्या मिली, इतनी सी माचिस की डिबिया जी थी सोने की संदूक। उसको जब हम खोलते हैं तो उसमें मिट्टी है। फिर अपने इतिहासकार कहते हैं, पुरातत्वविद आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो कहते हैं कि इसमें शायद भगवान बुद्ध के अवशेष हैं। किसके अवशेष हैं, ऐसा कहते हैं कि भगवान बुद्ध जब मर गए थे, मरने के बाद जब उनको जला दिया था, उनकी जो राख थी उस राख को लेके बुद्ध लड़ पड़े, और बुद्ध ने कहा इस राख को हम घर पे लेके जाएंगे। इसलिए बाद में व्यवस्था की गई, वो राख बांटी गई, एक चुटकी सिंदूर नहीं राख,
राख तुम ले जाओ, थोड़ी तुम ले जाओ, थोड़ी तुम ले जाओ, सबको राख दी गई। चूंकि बेराट बौद्धों का बड़ा केंद्र है, इसलिए बेराट वाले बौद्धों को भी राख पांति आई होगी। उन्होंने कहा कि भाई भगवान बुद्ध की राख है, तो सामान्य जगह तो नहीं रखी जाए, सोने की संदूक में रखी जाए। सोने की संदूक धीरे धीरे इधर उधर हुए, माइग्रेशन हुआ, पलायन हुए, युद्ध वगैरह होते, आक्रमण होते, कहीं चले गए होंगे, वो नीचे धरती में दबदूब आ गई, बाद में मिली होगी। आई बात समझ में? इस बात को ठीक वैसे समझिए कि भारतीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हुआ, और अखबार में पढ़ा हम सबने, अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां देश की अलग अलग नदियों में प्रवाहित की जाएगी। इस बात को ठीक ऐसे लगाइए, भगवान बुद्ध की अस्थियां देश के अलग अलग स्थानों पर रखी जाएगी, सेम ही तो बात है।